अस्सलाम वालेकुम। लेगेसी ऑफ बिलाल पाशा के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपके साथ सजल अशरफ। और आज जो है वो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज हम लोग एक रिव्यू कर रहे हैं एन आर्टिकल ऑफ डॉन। बेसिकली उसकी समरी में आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आर्टिकल का नेम है अ प्रिकेरियस वर्ल्ड इन 2024। ये बेसिकली मलीहा लोधी का आर्टिकल है एंड मलीहा लोधी इज़ बेसिकली एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। वो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने इस आर्टिकल को जो है वो किया है और प्रिडिक्ट किया है कि हमारे जो ट्रेंड्स हैं, जो हमारे वो हैं, मतलब फ्यूचर में हमारे ट्रेंड्स किस तरह से होंगे। अब एज़ यू ऑल नो कि सीएसएस के रिटर्न एग्ज़ाम में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रह चुका है। ऑलमोस्ट इन फेब या इन मार्च हमारे एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज अभी एज सच एडमिशन्स तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट इन मार्च वी विल ऑलमोस्ट वी विल हैव एन एग्ज़ाम। आपकी जो एक टेंटेटिव डेट शीट है वो 29 फेब की है, तो ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ फेब वी हैव आवर एग्ज़ाम। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि लाइक 2024 में जो उन्होंने पहला ट्रेंड, मतलब आपके साथ जो उन्होंने पहला ट्रेंड जो है वो प्रिडिक्ट किया है, उसमें वो ये कह रही हैं कि लाइक जो 2024 में जो हमारा वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड जो है वो हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड वो मतलब जो उस तरह से होता है कि जिसमें हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट पोल्स होते हैं, मतलब पार जो है वो डिफरेंट पोल्स के पास डिवाइड होती है। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ एक कंट्री के पास सारी पार होती है और वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसा भी नहीं होता कि दो कंट्रीज़ के पास सारी पार होती है और वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। स्टिल वी आर सीइंग दैट, मतलब यूएसए बीइंग द सुपर पावर और पावर हेजेमनी ऑफ पाकिस्तान, पावर हेजेमनी ऑफ द वर्ल्ड, और चाइना जो है वो अब इमर्जिंग पावर है। तो उसको देखते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि लाइक अब जो लिटरलिज़म है वो हमारा कम हो रहा है, जो हमारा लिटरलिज़म है वो कम हो रहा है। बट अब ये देखें, यहाँ पर वो ये कह रही हैं कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहाँ पर हमारे पास मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, हमारा यूरोपियन यूनियन है, हमारा क्वाड है, हमारा ओकस है। मतलब अब डिफरेंट तरह के इदारे जो डिफरेंट मुल्कों ने मिलके बनाए हुए हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। और उन पे जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ज़ाहिर है इन स्ट्रेस की ड्यूटी होती है कि उन्होंने वॉर को जो है वो रोकना है, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को इंक्रीज़ करना है, अच्छे तरीके से उन रिलेशंस को इन्हांस करना है। तो अब जो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट थी जिसका नाम था वर्ल्ड अहेड 24, इसका आप जो है वो रेफरेंस अपने पेपर में भी दे सकते हैं कि जो आपकी वर्ल्ड अहेड 24 था, उसमें रिपोर्ट थी जिसका नाम था इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट। उसमें उन्होंने मतलब इसका नाम दिया था, मल्टीपोलर डिसऑर्डर का नाम दिया था इसको उन्होंने, कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो हैं अब ये फ़ेल हो रहे हैं इस चीज़ को, मतलब उन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब बहुत से लोग बल्कि इस चीज़ को क्लेम भी कर रहे हैं कि यूएन जो है वो फ़ेल हो चुका है। तो अब ये क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो हमारी रियलिटी बन चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लंदन में हमारे पास एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कि रिस्क को देखती है कि मतलब चीज़ों का रिस्क कितना बढ़ रहा है। ठीक है। उसने बेसिकली कंट्रोल रिस्क को प्रिडिक्ट करना होता है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो आपका 2024 है, जो कमिंग ईयर है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रप्टिवनेस, कि पूरी की पूरी दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। और रिस्क मैनेजमेंट ओवरलोड, मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट, कभी आपका तैवान क्राइसिस आपके सामने देखने में आ रहा है, कभी जो है वो यूएस चाइना वॉर आ रही है, कभी यूक्रेन रशिया वॉर आ रही है, अब इस तरह से इसराइल पैलेस्टाइन इशू आ गया। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इवन यूएन की रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, यूएन की वो लगाई हुई पाबंदियों के बावजूद वो आपको यही कह रहे हैं कि लाइक आपने बार बार जो है वो स्टिल दे आर नॉट गेटिंग देयर
वो यूएन की उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, जो भी उनको वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास आ जाता है एज ऑफ पोली क्राइसिस, के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ पर इस चीज़ को, जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसने 2024 को करार दिया है कि ये है हमारा एज ऑफ पोली क्राइसिस। और ये सब आपको बता रही हैं मलिया लोधी। अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट बात ये करती हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपके पास जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक है, मतलब जिसकी वजह से आपकी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो है आपका यूएस और चाइना का रिलेशन। यूएस और चाइना के रिलेशन में आपके पास जो है दोनों ग्लोबल पावर्स जो हैं अपनी अपनी दुश्मनी की वजह से, मतलब उनकी दुश्मनी उनसे मैनेज नहीं हो रही, मलिहा लोधी ने इसके लिए वर्ड यूज़ किया है अनमैनेज कॉन्फ्रंटेशन का। तो उनसे दुश्मनी जो है वो अपनी मैनेज नहीं हो रही, और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि दे आर नॉट गेटिंग देयर कॉन्फ्रंटेशन इन अ राइट वे, कि उनकी जो कन्फ्रंटेशन है वो ठीक तरह से नहीं जा रही। ज़ाहिर है दुनिया जब भी अपने पोल्स को चेंज करती है, मतलब बाईपोलैरिटी से उसके यूनिपोलैरिटी की तरफ अगर आ रही होती है, या बाईपोलैरिटी की तरफ अगर जा रही है, यूनी से बाई हो रही है, बाई से मल्टी हो रही है, तो उस चीज़ में मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस हमें इस चीज़ का आइडिया है कि हमें मसाइल देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से अब उन्होंने क्या किया है कि वो जो उनकी दुश्मनियाँ हो रही हैं वो क्या कर रहे हैं कि अब उन्होंने अपने टाइज़ को स्टेबलाइज़ करना है, जो उनके डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको उन्होंने स्टेबलाइज़ करना है। अब उनके डिफरेंसेस किस किस वजह से हैं? पहली मेन वजह जो है वो हमारे पास है तैवान से लेके ट्रेड तक, मतलब उनके तैवान इश्यूज़ पे, तैवान क्राइसिस पे भी उनके मसाइल हैं, उनके तिजारत पे भी मसले हैं, ट्रेड पे भी इश्यूज़ हैं, उनके टेक्नोलॉजी पे भी इशू हैं, मतलब उनका टेक्नोलॉजिकल जो है वो क्लैश है। चाइना के जो वो हैं, उनको स्पाइस कहते हैं, चाइना के जो स्पाइस हैं वो यूएस की एजेंसीज़ में जाके उनको स्पाई वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मसला जो है वो पेश करना पड़ा है कि यूएस के बहुत ज़्यादा से सीक्रेट्स हैं वो चाइना के पास हैं। तो उसके बाद उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी क्लैश आ रहा है, लाइक वहाँ पर वो पैसिफिक ओशन में यूएस जो है वो यही चाहता है कि हमें पैसिफिक ओशन जो है वो ओपन मिले, हमें फ्री ट्रेड मिले। यूएस जो है वो यही चाहता है कि हमें पैसिफिक ओशन में ओपन और फ्री ट्रेड चाहिए, लेकिन चाइना का जो इंटरेस्ट है वो पैसिफिक ओशन में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वहाँ पर यूएस की और इंडिया का जो अलाइंस अब हुआ है वो वहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट, वो इस चीज़ में चाइना को कंटेन करने के लिए हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो वाशिंगटन पॉलिसी है जो चाइना को कंटेन करने के लिए, अब हर कंट्री, जो कंट्री उनके ऑपोजिट राइवल होती है उसको कंटेन करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाता है। तो यूएस ने जब ज़ाहिर है जब प्रेसिडेंसी चेंज होती है तो वो पॉलिसी भी जो है वो चेंज होती है। तो यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो अब बाइडन है। 2018 से पहले जो है वो ट्रम्प था, तो अब बाइडन है। बाइडन के अंडर यूएस की जो वो पॉलिसी है वो चेंज हुई है। वो चाइना को कंटेन करना तो है ही है, लेकिन चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड करना भी यूएस की पॉलिसी के अंदर शामिल है। तो यहाँ पर जो है यूएस चाइना बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में कि अपनी मतलब अपने जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ हैं, अपने इंटरेस्ट को अटेन करना, और चाइना का पुशबैक भी वहाँ से आपको देखने में मिल रहा है। उसकी वजह से टेक्नोलॉजी डीकपलिंग जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी अगर यूएस अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स कर रहा है, तो चाइना भी अपने साइबर अटैक्स कर रहा है। बेसिकली इस बात का मतलब ये है, आपका मिलिट्री कंपटीशन भी जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। लाइक चाइना अपने डिफरेंट आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो है वो क्रिएट कर रहा है, यूएस अपने आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर रहा है, यूएस इंडिया को जो है वो कर रहा है, यूएस जापान को कर रहा है, यूएस मतलब डिफरेंट तरह की जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो भी चाइना के रास्ते में आ रही हैं, वहाँ पर यूएस अपनी मिलिट्री बेसिस जो है वो बिल्डअप कर रहा है। एंड सेम एज़ इट इज़ फॉर चाइना, कि चाइना भी अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स या डिफरेंट जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपना इफ़ेक्ट देकर, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाकर चाइना भी वहाँ पर उसको कर रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो डेंजरस हमारे पास पॉइंट है वो है तैवान। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कंट्रोल रिस्क जो हैं इस रिलेशन को देखते हैं, कि अब मतलब जो थर्ड पॉइंट मलिहा लोधी ने इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है वो ये है कि कंट्रोल रिस्क, इस चीज़ को अब देखते हैं कि इनका जो रिलेशन है अब थोड़ा मतलब इनके जो वो उनमें जो आ रहे थे, मतलब स्ट्रेन्स आ रहे थे रिलेशन में, जो टेंशन्स आ रही थी, वो टेंशन्स जो हैं
हैं अब थोड़ी सी कम हो चुकी हैं। मतलब पहले टेंशन ज़्यादा थी, अब टेंशन जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो चुकी हैं, थोड़े से निचले लेवल पे आ चुकी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो यूएस है, मतलब चाइना, यूएस के इलेक्शंस की वजह से अब नेक्स्ट मतलब कमिंग ईयर में 2024 जो है वो यूएस में इलेक्शन का साल है, और जो चाइना है उसमें जो है वो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मतलब चाइना में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से और यूएस में इलेक्शंस की वजह से जो है वो आपको यहाँ पर इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो है मोस्टली इंटरनेशनल थिंक टैंक्स जो हैं, मतलब जो आपके अल जज़ीरा हैं, बीबीसी है, सीएनएन है, इस तरह के न्यूज़ में जो थिंक टैंक्स बैठते हैं वो ये कहते हैं कि जो आपका कन्फ्लिक्ट था वो रूल्ड आउट हो चुका है, मतलब वो कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। और डिफरेंट एडवाइजरी कंपनीज़ भी हैं, जिस तरह ब्लैक रूल है, उन्होंने भी यही कहा है कि लाइक आप ये जो यूएस चाइना कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन स्टिल अभी भी कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सी कंट्रीज़ जो मिडल पावर्स हैं वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं समझती हैं, और बिल्कुल भी हकीकत में ये ख़त्म भी नहीं हुआ। लैक ऑफ सीरियस एफ़र्ट, मतलब जो बिल्कुल भी कि किसी भी एक एंड तक आने के लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं की जा रही, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारे ईस्ट और वेस्ट के रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं, मतलब, और उस ईस्ट और वेस्ट के रिलेशन की वजह से यहाँ पर आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। मतलब जो आपके रशिया और यूक्रेन है, मतलब पूरी जो दुनिया का ईस्ट है, वर्ल्ड ईस्ट एंड वर्ल्ड वेस्ट, उसमें जो रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं उस वजह से जो है, मतलब उस चीज़ की वजह से जो रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, उस आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। अब फिर आपके पास आ जाता है इसराइल गाज़ा वॉर, ठीक है। वहाँ पर जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि लाइक इसराइल गाज़ा की जो वॉर है वो हमारे पास जनरेशन डिफाइनिंग मोमेंट है। किस चीज़ के लिए? मिडल ईस्ट के लिए, मतलब मिडल पार के लिए, मिडल ईस्ट के लिए। जितनी भी हमारे पास मिडल ईस्ट हैं, मिडल पार्स हैं, उसमें हमारे पास जो यूएस इसराइल गाज़ा वॉर है वो आपके पास एक जनरेशन डिफाइनिंग मोमेंट है। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास जो सबसे हमारा मेजर इशू है, अब मतलब इसराइल और गाज़ा की जो वॉर है वो हमारे पास जनरेशन डिफाइनिंग मोमेंट है मिडल पावर्स के लिए, मिडल ईस्ट के लिए, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के लिए। और डेफिनेटली मतलब अगर किसी एक कंट्री पे, जिस तरह ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अगर किसी एक कंट्री पे इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे आएगा, मतलब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट होगा। तो जो डेकेड्स हमारी, मतलब ऑन द बर्नर बैक, ये एक बेसिक ऑन द बैक बर्नर, ये बेसिकली एक इडियम है जिसका मतलब है लीस्ट प्रायोरिटी। मतलब सदियों से जो है, मतलब तकरीबन डेकेड्स गुजर चुके हैं कि पैलेस्टाइन का जो इशू है वो हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी का आ रहा है। अब यहाँ पर जो यूएस की पॉलिसी थी कि उसने नॉर्मलाइज़ करवाने थे रिलेशन इसराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, जो बेसिकली पहले भी हुए थे इब्राहिम अकॉर्ड्स के थ्रू, ठीक। अब वहाँ पर जो है वो इसराइल की जो पॉलिसी है वो फ़ेल हो चुकी है, मतलब फ्लॉड पॉलिसी हो चुकी है, और वो बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं करी, अनसस्टेनेबल हो चुकी है। अब उसके बाद जो है वो मतलब 2024 में, मतलब अगर हम देखें कि बेसिकली 2024 जो मतलब हम मलीहा लोधी हैं, अकॉर्डिंग टू मलीहा लोधी और डिफरेंट मतलब इंटरनेशनल थिंक टैंक्स, वो ये कहते हैं कि जो 2024 है ये बेसिकली अरब की एबिलिटी का टेस्ट है, अरब और मेजर पार्ट की एबिलिटी का टेस्ट है कि वो पैलेस्टाइन में पीस को किस तरह से, पीस और सिक्योरिटी को किस तरह से एक जस्ट सोल्यूशन के थ्रू लेकर आ सकते हैं। मतलब पैलेस्टाइन में जो हमारे पास लास्टिंग पीस और मतलब सिक्योरिटी है, कहाँ पर? पैलेस्टाइन में ये एक जस्ट सोल्यूशन के थ्रू पीस और सिक्योरिटी किस तरह से लेकर आ सकते हैं। बेसिकली यही टेस्ट है 2024 में अरब और मेजर पावर की एबिलिटीज़ का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब डेफिनेटली पैलेस्टाइन में अगर कोई पीस आएगा, कोई जस्ट सोल्यूशन आएगा, तो वो इसराइल के बगैर नहीं आ सकता। मतलब वहाँ पर आपको इसराइल को प्रेस करना है, वहाँ पर आपको इसराइल को एक पॉइंट पर लेकर आना है, और वो एक पॉइंट पैलेस्टाइन का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, और वो है 2 स्टेट सोल्यूशन। इसराइल का एक अलग से स्टेट और पैलेस्टाइन का जो है वो एक अलग से स्टेट, जो भी 1947 के अराउंड वो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो मतलब आपका जो वर्ल्ड है वो पोलराइज्ड हो चुका है, ठीक है, और आपके जो इंटरनेशनल लैंडस्केप है वो भी फ्रैक्चर हो चुकी है, बिल्कुल ही वो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसमें जो है वो मसाइल आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल आ चुके हैं। तो मतलब इंटरनेशनल लैंडस्केप, आपका जो पूरे का पूरा लैंडस्केप है, आपका जो पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो पोल्स में डिवाइड हुआ हुआ है। और हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन की ये थ्योरी है कि जब भी आपके पास पोल्स बनते हैं तब दैट पोल्स विल लीड यू टूवर्ड्स वॉर्स।
मतलब ये जो पॉल्स हैं ये आपको वॉर्स की तरफ लेकर आते हैं। और फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल लैंडस्केप, मतलब आपका जो इंटरनेशनल लैंडस्केप है वो टोटली जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है। इसमें जो आपके जो मेजर सुपर पावर्स हैं, जो आपके पास अभी दो इमर्जिंग पावर्स हैं, यूएसए है और चाइना, इनकी तो इम्पोर्टेंस अपनी जगह ही है और वो हर जगह रहेगी। लेकिन जो मिडल पावर्स हैं, जिन्होंने अभी पावर को एक्वायर करना है, जो अभी नई स्टेट में है, जिन्होंने भी पावर को एक्वायर करना है, उनकी भी इम्पोर्टेंस हो जाएगी कप 2024 में। और यूएस चाइना जो हैं अभी फ़िलहाल एक दूसरे से दूर हैं, मतलब अभी उनका कोई भी कन्फ्लिक्ट किसी भी किस्म का जो है वो नहीं चल रहा। यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है डॉन में, स्टैंड ऑफ, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब है कीप अवे। ठीक, अब यहाँ पर जो है वो ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफरेंट वो मिडल पावर्स के पास, कि वो अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करें और इस चीज़ से निकलें। और इस जो दुश्मनी है, मतलब इस जो यूएस और चाइना के दरमियान जो राइवलरी है, यूएस चाइना और राइवलरी को वो एज अ प्ले ऑफ जो है वो ट्रीट करें, यूएस चाइना राइवलरी को वो ट्रीट करें एज अ प्ले ऑफ। और प्ले ऑफ भी बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है कि आप किसी की दुश्मनी को, मतलब आपके पास आप यूएस और चाइना में फॉर एग्जांपल दुश्मनी है, आप उनकी दुश्मनी को यूज़ कर ले हो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो और उसके बाद आप जो है उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो और फिर एक इंडिपेंडेंट पाथवे जो है वो अपनाओ, और फिर आप अपनी मर्ज़ी करो कि आपने किस कंट्री के साथ जाना है, आपने किस पोल के साथ जाना है। अगर आपके इंटरेस्ट यूएस के साथ अलाइंस हो रहे हैं, मतलब आप अलाइज हो रहे हैं, तो आप यूएस के साथ जाओ। और अगर आपके इंटरेस्ट जो हैं वो चाइना के साथ जा रहे हैं, तो फिर आप चाइना की तरफ रहो। स्ट्रक्चरल चेंजेस और डिस्पर्सल ऑफ पावर्स जो आपके इंटरनेशनल सिस्टम में आ रहे हैं, मतलब पावर डिस्पर्स हो रही है, कभी यूएस के पास जा रही है, कभी चाइना के पास जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से एक इन्वायरमेंट बन चुका है जिसमें एक मिडल पावर्स को आपके पास एक एक्टिविज़म मिल जाएगा, मिडल पावर को एक स्टिमुलस मिल जाएगा। और उसकी वजह से, उस स्टिमुलस की वजह से वो क्या कर सकते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, अभी जो ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक, तो मिडल पावर जब अपना इन्फ्लुएंस जो है वो करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी, तो दो सुपर पावर्स अपने आप में, मतलब दो सुपर पावर्स मिडल पावर्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हैं आपके मिडल पावर, ये है आपके पास यूएस, ये है आपके पास चाइना। अगर इन मिडल पावर में भी जो है ये आपके पास मिडल पावर्स आ गई, अगर इन मिडल पावर्स ने भी अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, तो यूएस जो है वो इसमें एंगेज हो जाएगा और चाइना भी जो है वो इनके इन्फ्लुएंस को कम करने में एंगेज हो जाएगा। बजाय इसके कि चाइना यूएस के इन्फ्लुएंस को कम करे, वो पहले उन पावर्स को ख़त्म करेंगे जिनका इन्फ्लुएंस कम है। अभी चाइना के निस्बत तो मिडल पावर का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम है ना, तो वो पहले मिडल पावर के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद वो जब उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो चाइना की तरफ जाएंगे। तो अभी फ़िल वक्त के लिए, कुछ सालों के लिए, वो यूएस और चाइना के पास ये मौका है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि, मतलब मलिहा लोधी ये कह रही हैं कि 2024 का जो साल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट तकरीबन कह लें कि 6 डज़न इलेक्शन 6 डज़न कंट्रीज़ में होंगे और 40 बिलियन पीपल इस पूरी दुनिया के जो हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। एक उन्होंने ये थोड़ा सा फैक्ट बताया हुआ है। दूसरा उन्होंने ये बताया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में जितने भी इलेक्शन हो लें, मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कहीं पर भी हो जाए, लेकिन जो यूएस का इलेक्शन है वो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब प्रेसिडेंसी चेंज होती है तो पॉलिसी भी चेंज होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, जो हम उसके पिछले 10 ईयर से देख रहे हैं, वो यूनिलैटरलिस्ट है। मतलब वो ग्रेट अमेरिका को ग्लोरीफाई करने के लिए ग्रेट अमेरिका, नेशनलिस्ट, इस तरह की उसकी अप्रोच है, नेशनलिस्ट अप्रोच है कि अमेरिकन आर द ग्रेट और बाकी जो हैं वो नहीं है, और इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद जो है वो उसकी मतलब अजीब सी फॉरेन पॉलिसी है, डिस्ट्रप्टिव फॉरेन पॉलिसी है, और वो चाइना को भी इम्पेक्ट करेगी, यूक्रेन को भी इम्पेक्ट करेगी, और यूएस के साथ उनके जितने भी अलाइंस हैं वो उन सबको इम्पेक्ट करेगी। और सबसे बड़ा इशू जो हमारा मेजर इशू आ रहा है वो है हमारा क्लाइमेट चेंज। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करेगी वो हमारे क्लाइमेट चेंज को करेगी। वो मतलब किसी भी तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस है उनको चेयर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ये इस चीज़ को मानता ही नहीं है कि कोई क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ भी है।
मेजर जो क्वेश्चन है वो 2024 में वो ये है कि डेमोक्रेसीज़ बहुत सी कंट्रीज़ में जो है वो रिग्रेस हो रही है, मतलब डेमोक्रेसी जो है वो डाउनफॉल आ रहा है, डेमोक्रेसी बैक स्लाइड कर रही है, मतलब डेमोक्रेसी जो है वो बैक एंड पे आ रही है। और उस डेमोक्रेसी के बैक एंड की वजह से बहुत ज़्यादा जो हैं वो मसाइल हो रहे हैं। अब उनमें मसाइल कौन कौन से हैं? उसमें पोलराइजेशन का मसला है, उसमें इंटॉलरेंस का मसला है, उसमें टॉक्सिक पॉलिटिक्स का मसला है, उसमें मतलब सिविल लिबर्टीज़ नहीं मिल रही हैं, मीडिया आज़ाद नहीं है, फ्रीडम ऑफ मीडिया नहीं है, सिविल लिबर्टी नहीं है, टॉक्सिक पॉलिटिक्स हो रही हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल आपको देखने में आ रहे हैं। और उसकी वजह से जो है ये सब क्यों हो रहा है कि यहाँ पर आपकी जो पब्लिक है उनकी डिज़ायर्स मेट नहीं हो रही। मतलब जब पोलराइजेशन हो रही है, इंटॉलरेंस हो रही है, गवर्नमेंट सिविलियंस की बात नहीं सुन रही, सिविलियंस गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे, तो उसकी वजह से एक अनस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो रही है। और उस अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनमेट हो रही हैं, और उसकी वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर हमारे ग्लोबल स्टेट ऑफ, ये भी आप अपने रेफरेंस जो है वो अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं कि ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसमें वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास ऑलमोस्ट 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें डेमोक्रेसी जो है वो बैक स्लाइड कर रही है, या उसमें अथॉरिटेरियन रिजीम है, या उसमें जो है वो मिलिट्री बेस्ड रिजीम है, या उसमें हाइब्रिड रिजीम है। तो इसकी वजह से जो है वो आपकी पूरी दुनिया में से 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो सफ़र कर रही है। अब 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन अगर सफ़र कर रही है तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि 2/3 की वजह से पोलराइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, टॉक्सिक पॉलिटिक्स बढ़ रही है, सिविल लिबर्टीज़ की इरोजन हो रही है, मीडिया फ्री नहीं है, इंटॉलरेंस हो रही है, और उसी वजह से 2/3 की बैकलैशिंग की वजह से 2/3 की बैकलैशिंग की वजह से आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक पूरा साइकिल है जो कि एक इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है कि मतलब पोलराइजेशन इंक्रीज़ हुई, सपोज़ आपकी जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज़ हुई, पोलराइजेशन इंक्रीज़ होगी, तो पोलराइजेशन की वजह से आपको डेफ़िनेटली कोई ना कोई हाइब्रिड रिजीम बनानी पड़ेगी। और हाइब्रिड रिजीम जो है वो किसी भी सिविल लिबर्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। सिविल लिबर्टी को जब सपोर्ट नहीं करेगी तो जो सिविलियंस हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से वो जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो देखने में आएगा। और इसी इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से दोबारा से पोलराइजेशन जो है, मतलब आपको दोबारा से यूएस की तरफ जाना पड़ेगा, आपको दोबारा से चाइना की तरफ जाना पड़ेगा अपने डिसीजंस के लिए, और फिर इंक्रीज़ जो है वो पोलराइजेशन होगी। तो मतलब आप किसी भी फैक्टर को उठा लें, हर फैक्टर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरलिंक जो है वो कर रहा होता है। और जो मेजर मसला जिसको हम लोग अभी तक इंटरनेशनल मीडिया जो है वो किसी भी किस्म की एफ़र्ट इसमें नहीं की जा रही, जो मेजर मसला है वो है आपका 5th जनरेशन वॉरफेयर का। और इसमें जो है मतलब आपका एक पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। अब उस वजह से जो है वो आपको साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। आपका जो डाटा है वो थेफ्ट हो चुका है, आपको फ्रॉड हो रहा है, मतलब आपके साइबर अटैक्स हो रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे पे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ आर इन अ वे कि बस एक दूसरे पे जो है वो किसी ना किसी तरह जो है वो साइबर अटैक हो जाए, और वो ब्रीच कर रहे हैं क्रिटिकल सिस्टम को, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को। हर कंट्री एक दूसरे की फाइनेंशियल मार्केट्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, जो उनके डिफरेंट मतलब सेंसिटिव वो हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं, उनको किसी ना किसी तरह से जो है वो थेफ्ट करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और इंटरनेशनल एफर्ट किसी भी तरह की आपको 5th जनरेशन वॉरफेयर में नज़र नहीं आ रही है। मतलब इसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए आपको कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा, किसी भी किस्म की एफ़र्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब 2024 में बेसिकली इस आर्टिकल का जो अगर हम कह लें कि रिज़ल्ट निकलता है, या इस आर्टिकल का कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ग्लोबल लीडरशिप बहुत कम है, और उसमें जो सॉलिडेरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में मिल रहे हैं। अगर आपको आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट के आर्टिकल या किसी भी एक प्लेलिस्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।